विद्यार्थियों, आज रिवीजन वर्ग में आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 काव्यखंड से जो पाठ 5 है उत्साह वह अट नहीं रही का आज हम रिवीजन करेंगे। इसके जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब आप सोच रहे होंगे सीधे पाठ 5 पर। देखिए, आपका सिलेबस सीबीएसई ने कुछ रिड्यूस कर दिया है। सूरदास, तुलसीदास, इसका आप अध्ययन कर चुके हैं, इसका रिवीजन हो चुका है। पाठ 3 आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, पाठ 4 आत्मकथा आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। ये 2 पाठ्यक्रम हटा देंगे, उसके बाद आता है पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह बैठ नहीं है। इसके प्रश्न उत्तर आपको करने हैं, आपने किए होंगे, तो इसके बारे में हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले काव्यांश जब आएगा, कविता जो होगी तो कविता में प्रश्न होंगे काव्यांश आधारित प्रश्न। काव्यांश आधारित प्रश्न 2 प्रकार के हो सकते हैं, बहुविकल्पात्मक और लघु उत्तरात्मक। दूसरे प्रश्न होंगे कविता के आधार पर बोधात्मक प्रश्न, पूरी कविता के आधार पर। तो यहां हम काव्यांश आधारित पहले प्रश्न का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला हम लेते हैं उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे कवि दम जीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। ये कविता है आपकी बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन धारा धरो, यहां से लेकर के फिर भर दो बादल। अब इस काव्यांश में बहुविकल्पात्मक जब प्रश्न बनते हैं तो सबसे पहले प्रश्न क्या बनता है? बादल का प्रतीकात्मक रूप है। देखिए, जरूरी नहीं है बहुविकल्पात्मक प्रश्न में क्या आए, प्रश्नवाचक चिन्ह आए, नहीं, अपूर्ण वाक्य भी आ सकता है और विकल्प के द्वारा आपको पूर्ण करना है। तो बादल का प्रतीकात्मक रूप है क्या? क्रांति, पौरुष भाव, जोश, क्रांति व पौरुष भाव। पाठ का नाम है उत्साह। उत्साह बादल, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि बादल यहाँ क्रांति का प्रतीक है। कवि ने बादल को क्रांति का प्रतीक बताया है। ये पाठ जिस समय हमने बताया था उस समय हमने परिवर्तन का, क्रांति से परिवर्तन आते हैं, बादल से जोश उत्साह का प्रतीक है बादल, जोश उत्साह। तो अब यहां देखिए विकल्प दिए हुए हैं। क्रांति सही है, बादल क्रांति का प्रतीक है। पौरुष भाव, बादल पौरुष भाव का प्रतीक, क्योंकि जब जोश उत्पन्न होता है तो पुरुषार्थ जागृत होता है, पौरुष भाव कुछ करने का जोश, जोश भी सही है, बादल जोश का प्रतीक है। तो खाली एक चीज का प्रतीक नहीं है यहां पर। बादल किसका प्रतीक? जोश से पौरुष भाव उत्पन्न होता है। तो यहां विकल्प क्या है? बादल का प्रतीकात्मक रूप क्रांति व पौरुष भाव है। परिवर्तन करने की सपना, जब जोश होगा, उत्साह होगा, पुरुषार्थ जगेगा और क्रांति होगी। तो बादल का प्रतीकात्मक रूप क्या है? क्रांति व पौरुष भाव। ये कविता के अर्थ को समझ करके, उसके भाव को समझ करके इसके उत्तर को निकालना होगा। दूसरा प्रश्न, कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है? संपूर्ण आकाश, संपूर्ण धरती, धरती आकाश, संपूर्ण संसार। क्या घेरने के लिए कह रहा है? घेर घेर घोर गगन, घोर गगन धारा धर ओ, धारा को धारण करने वाले अर्थात बादल, ओ बादल घेर घेर घोर गगन, संपूर्ण आकाश को घेर लो। आकाश को नहीं, घोर गगन, घोर माने संपूर्ण, भयंकर, संपूर्ण आकाश को घेर। तो क्या घेरने के लिए कह रहा है? का संपूर्ण आकाश को घेरने के लिए, ये इसका होगा।
कवि ने बादलों से क्या करने के लिए कहा है? गरजने के लिए, बरसने के लिए, गरजने में बरसने के लिए, नवजीवन में। एर घेर घोर ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, बिजली की शोभा है व्रज की तरह कठोर। तो बादल गरजो, गरजने के लिए कह रहा है वो, बरसने के लिए नहीं कह रहा। यहां पर उसने बरसने के लिए नहीं कहा है इस कविता में। इस कविता में किसके लिए कहा है? बादल को सिर्फ गरजने के लिए कवि कह रहा है कि गरजो, बरसने के लिए नहीं कहा, गरजने बरसने के लिए नहीं कहा, नवजीवन देने के लिए कहा जरूर है। परंतु नवजीवन किसके माध्यम से दो? गरज करके दो। तो गरजने के लिए, बादल को गरजने के लिए कहा। अगला प्रश्न आता है चौथा, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, धाराधर ओ, धराधर नहीं धाराधर, एक शब्द है ये। धारा, धाराधर ओ, कौन सा अलंकार है यहां पर? ये बताना है इसमें। उन्मुक्ति प्रकाश, घेर घेर, अनुप्रास, घाव वर्ण की आवृत्ति। अब ये दोनों कंफ्यूज कर, यमक, घेर घेर एक शब्द की बार बार यमक, अर्थ अलग अलग। अनुप्रास में पुनरुक्ति प्रकाश, यहां पर घेर घेर में पुनरुक्ति प्रकाश है, घाव वर्ण की आवृत्ति होने से और धाव वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। तो क्या उत्तर होगा यहाँ पर? अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश। अब इसके अलावा इसी में आपके आते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी लघु उत्तरात्मक प्रश्न। लघु उत्तरात्मक प्रश्न इसके अलावा आपके लिए इसी कविता में से आ सकते हैं। देखिए ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपने देखे हैं। इसके साथ ही लघु उत्तरात्मक प्रश्न जब बनते हैं, कवि बादलों का आह्वान क्यों कर रहा है? कवि बादलों का आह्वान क्यों कर रहा है? भाई गरजने के लिए क्यों कह रहा है वो? ये इसका अर्थ क्यों कह रहा है? उत्तर आता है, कवि बादलों का आह्वान इसलिए कर रहा है क्योंकि बादल पीड़ित तथा प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, साथ ही नई कल्पना और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला है। ये इसका अर्थ है। कवि ने बादलों को किस किस नाम से पुकारा है? यहाँ बाल कल्पना के पाले, नवजीवन वाले, ललित ललित काले घुंघराले, धाराधर आदि नामों से पुकारा है। ये नामों से। तो इस तरह के प्रश्न आपके। दूसरा काव्यांश हम देखते हैं इसी कविता का, इसी का दूसरा काव्यांश जब हम देखते हैं तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल 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 उन्मन थे उन्मन, विश्व के निराद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, शीतल शीतल कर दो बादल गरजो। बादल को गरजने के लिए बादल गरजो, ये क्लियर?
इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे। इस कविता को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ प्रश्नों के हम इसमें निर्माण करेंगे। प्रश्न का, प्रश्न एक का नहीं, का तो विकल्प होंगे। विकल्प, और उन्मन कौन थे? और उन्मन कौन थे? का विकल्प आएगा इसमें लोग, ख प्राणी, ग सभी लोग, ख सभी प्राणी। अब यहां देखिए, विकल विकल और उन्मन, विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विश्व के निधाद के सकल जन, सकल जन माने लोग, यानी सकल जन शब्द आया है तो क्या है? सभी लोग। प्राणी में तो जीव जंतु पशु पक्षी भी आ जाते हैं, यहां सिर्फ जन शब्द का प्रयोग किया है, कवि ने लोग का प्रयोग किया है, तो यहां पर विकल्प में सभी लोग आएंगे। प्रश्न क्रमांक 2, निदाद का अर्थ है नी दाद। का गर्मी, ख कष्ट, ग भीषण गर्मी, ख वर्षा। अब निधाद शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, निधाद, निधाद, निधाद शब्द का मतलब होता है तपती गर्मी। गर्मी नहीं, सामान्य गर्मी के लिए निधाद शब्द का प्रयोग नहीं होगा। निधाद शब्द का प्रयोग कब होगा? भीषण गर्मी के लिए, तपती गर्मी के लिए, तो इसका अर्थ है भीषण गर्मी। ये विकल्प, वर्षा नहीं। तीसरा प्रश्न, ने दाग का प्रतीकात्मक अर्थ है प्रतीकात्मक भाव है। भाव देखिए, कविता में जो शब्द होते हैं उनका अर्थ अलग होता है, भाव अलग होता है, प्रतीकात्मक भाव अलग होता है। अब बादल है, बादल क्रांति का प्रतीक है। बादल का जो अर्थ है वो क्रांति प्रतीकात्मक अर्थ है। बरसना यानी सबको संतुष्ट करना, कष्ट। ग भीषण गर्मी, वर्षा। अब देखिए प्रतीकात्मक, निदाग का अर्थ है भीषण गर्मी और निदाग का प्रतीकात्मक भाव है कष्ट। कष्ट, ये इसका उत्तर होता है। इस प्रकार से ये हमने बहुविकल्पात्मक प्रश्न, काव्यांश आधारित
बहुविकल्पात्मक प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। इसके अलावा लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी इनसे संबंधित हमारे पाठ्यक्रम में है, प्रश्न पत्र में आ सकते हैं, उनको भी हम एक भाग देखने की कोशिश करेंगे जो इस काव्यांश के माध्यम से होंगे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, पृष्ठ 1। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अब देखिए इसके उत्तर, इन सब के उत्तर एक शब्द में नहीं हो सकते, बहुविकल्पात्मक प्रश्न में नहीं हो सकते। ये सारे प्रश्न अति लघु, लघु उत्तरात्मक, विस्तृतात्मक, व्याख्यात्मक, निबंधात्मक, इन प्रश्नों में उत्तर होंगे। प्रस्तुत पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहता है कि संसार में चारों ओर बेचैनी और अनमनापन था। इसका मतलब क्या है, इसका आशय क्या है कि संसार में चारों ओर बेचैनी और अनमनापन का वातावरण भीषण गर्मी के कारण था, ये इसका आशय। कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? प्रश्न 2, कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? नहीं, ये विकल्प इसमें, क्योंकि ये लघु उत्तरात्मक। तो कवि बादल से ये प्रार्थना करता है कि ग्रीष्म के ताप से, गर्मी के तपन से झुलसे हुए लोगों को मुक्ति दिलाने और इस धरती की गर्मी को कम करने के लिए शीतल वर्षा, शीतल जल को लेकर के आओ और इस धरती पर खूब बरसो। वो कवि बादल से अपने पानी के द्वारा, बरसने के द्वारा, बरस करके इस धरती को, तप्त धरती को शीतल करने की प्रार्थना करता है। ये आपके काव्यांश संबंधी प्रश्न हो गए। इसके बाद में आता है पाठ के संबंधी प्रश्न। जो आपका पाठ है उससे संबंधित उत्साह, कविता से संबंधित प्रश्न हो सकता है, पूछा जा सकता है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? बादल गरजो कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि बादल ही गरजकर नई क्रांति लाकर लोगों में उत्साह और जोश ला सकता है। अर्थात केवल बादल ही अपनी गर्जना से लोगों में कुछ नया कर दिखाने का उत्साह हो सकता है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल मुख्य रूप से 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। नंबर 1, बादल नवजीवन देने वाला है। बादल नवजीवन देने वाला है। बादलों के पल पल परिवर्तित होने वाले रूपों को देखकर मन में नई नई कल्पनाओं का जन्म होता है। नंबर 2, बादल में जल बरसाने की शक्ति छिपी है, इसलिए गर्मी के ताप से दुखी संसार को शीतलता प्रदान करता है। बादल के नंबर 3, बादल के हृदय में बिजली की कौन छिपी है, इसलिए वे लोगों के हृदय में कुछ नया कर दिखाने का उत्साह जगा देता है। इस तरह के प्रश्न आपके हो
कोर्स में आ सकते हैं, पाठ्य में आ सकते हैं। अब देखिए इसी पाठ में दूसरी कविता है अट नहीं रही। दूसरी कविता जो है वो क्या है? अट नहीं रही। अट नहीं रही। प्रकृति की शोभा चाहे वातावरण में समा नहीं रही है, ये वर्णन। अट नहीं रही आवा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों की लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद मंद पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। ये काव्यांश में कवि ने किसका वर्णन किया है? ये पूरी जो काव्याट नहीं रही काव्यांश है, इसके अगर हम देखते हैं तो काव्यांश में कवि ने किसका वर्णन किया है? प्रश्न। ये पूरी एक कविता है, यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। काव्यांश में कवि ने किसका वर्णन किया है? किया क फागुन माह के सौंदर्य का। फाल्गुन माह के सौंदर्य का। फाल्गुन माह की प्रकृति का। ग प्रकृति की विविधता का। ग प्रकृति की विविधता। फाल्गुन माह के प्राकृतिक सौंदर्य का। देखिए इस काव्यांश को जब हम पढ़ते हैं तो किसका वर्णन किया है? फाल्गुन मास के सौंदर्य का। सही है, फाल्गुन मास के बारे में, फाल्गुन मास की प्रकृति की विविधता का भी वर्णन किया है। तो सटीक उत्तर क्या रहा? दो विकल्प तो लगाएंगे नहीं, लगाना एक ही विकल्प है, फाल्गुन माह के प्राकृतिक सौंदर्य का। ये इसका सटीक उत्तर। किसका वर्णन किया है? फाल्गुन मास के प्राकृतिक सौंदर्य का कवि ने वर्णन किया है। अगला प्रश्न इसमें लिखेंगे, क्या नहीं समा रहा है? क्या नहीं समा रहा है? क फाल्गुन माह का सौंदर्य। ख फाल्गुन मास की मस्ती।
का महीना मस्ती का महीना होता है, रंग बिरंगा होली खेलते हैं हम उत्तम। प्रकृति तत्व नहीं समझता। हवा का वेग, अब देखिए क्या नहीं समा रहा है। हम कविता को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या नहीं समा रहा। अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही। अटना माने समाना, क्या नहीं समा, आभा फागुन की शोभा नहीं समा, फागुन मास का सौंदर्य नहीं समा पा रहा इस प्रकृति में। ये पहली पंक्ति में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है, जो विकल्प है फाल्गुन माह का सौंदर्य। तीसरा प्रश्न जब आता है कहीं सांस लेते हो, अगर हम बनाए तो कहीं सांस लेते हो, पंक्ति में अलंकार है क, अतिशयोक्ति, ख रूपक, ग अनुप्रास, घ मानवीकरण। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, ये पूरी पंक्ति है। ये बात हजम नहीं लेती, प्रकृति ने भी कोई सांस लेती, फागुन कोई सांस लेता है, ये बात हजम नहीं हुई, बड़ा चढ़ा के बात कह दी, अतिशयोक्ति नहीं हुआ। प्रकृति को मनुष्य पर आरोपित कर दिया है, रूपक भी हो सकता है, रूपक भी हो सकता है, परंतु जब प्रकृति को मनुष्य पर आरोपित कर दिया जाता है, मनुष्य को प्रकृति पर आरोपित कर दिया जाए तब रूपक अलंकार। सांस फागुन लेता नहीं है, मनुष्य लेता है, तो उस फागुन का मानवीकरण कर दिया है, उस फागुन को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, अतः यहां पर मानवीकरण अलंकार। ये आपको ध्यान रखने होंगे। इस तरह के प्रश्न आपके उसमें होंगे, पाठ्य पुस्तक संबंधित प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न आपने इसी में आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न जो विकल्प नहीं होंगे, और उन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप अपने स्मरण शक्ति, अपने बोध शक्ति, यानी पाठ को जो पढ़ा है, पढ़ करके जो आपने ज्ञान अर्जन किया है, बोध जो अर्जन किया है, उस अट नहीं रही है का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है का आशय स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए, ये उत्तर आपको दें। अट नहीं रही है तो कभी कहा है कि फागुन की मादकता या मादकता यानी फागुन की सुंदरता, फागुन का सौंदर्य इस प्राकृतिक वातावरण में, इस धरती में समा नहीं पा रहा है, अर्थात सुंदरता इतनी अधिक है कि वो प्रकृति के तन मन में समा नहीं पा रही है, चारों ओर झलक रही है।
ये इसका आशय। काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? काव्यांश में हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। पाठ पाठ शोभा श्री कथन में कौन सा अलंकार है? यहाँ पुनरुक्ति प्रकार और अनुप्रास अलंकार की शोभा। इस तरह से प्रश्न आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी आ सकते हैं। कविता के आधार पर आ सकते हैं। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए या कि पाठ्य पुस्तक का प्रश्न। अब आपा उनकी तनसक नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पाठ पाठ शोभा पट नहीं। कवि की याद फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फागुन मास का सौंदर्य इतना मादक मोहक तथा सौंदर्य में होता है कि उस पर से आंख हटाने को मन नहीं करता। अर्थात चारों ओर सौंदर्य सौंदर्य दिख रहा होता है, जैसे देखते रहने को मन करता है। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर इन कविता के आधार पर पाठ उत्साह और हट नहीं रही के आधार पर आएंगे। इस पाठ को अध्ययन कीजिए, इसके प्रश्नोत्तर को पढ़िए, याद कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये क्योंकि और जो पाठ हैं देव आत्मकथ ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। आगे छठा और सातवां पाठ जो है नागार्जुन का ये दंतुरित मुक्तान फसल और गिरिजा कुमार माथुर का छाया मस्त सुना, ये भी आपके सिलेबस में से। इसके बाद विषय आता है कन्यादान। पाठ 8 कन्यादान। कवि है ऋतुराज। इनका हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। कन्यादान पाठ ऐसा पाठ है जहाँ माँ अपनी बेटी को कन्यादान करने से पहले कुछ सीख दे रही है। यहाँ भी हम काव्यांश संबंधी बहुविकल्पात्मक और लघुकल्पात्मक प्रश्नों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठकाती में धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ से लेकर के इस काव्यांश का हम देखिए काव्यांश में किसके दुख की बात हो रही है? इस काव्यांश में किसके दुख की? कितना प्रामाणिकता उसका दुख, किसका दुख? लड़की को दान में देते वक्त जैसे उसकी अंतिम पूंजी हो। किसकी? यहां प्रश्न, मां की। किसके दुख की बात हो रही है यहां? मां की। कैसे? कौन सी मां की? लड़की को दान में देते वक्त दुख। तो कन्यादान करने वाली मां, मां तो बेटी की मां, बेटी की। यहां कौन सी मां है? कन्यादान करने वाली मां का जिक्र इस कविता में किया। काव्यांश में कन्यादान करने वाली मां के दुख, कन्या की मां के दुख, मां के दुख की बात की है, पुत्र के दुख की मां की। परंतु यहां काव्यांश में कन्यादान करने वाली मां कौन सी मां? कन्यादान करने वाली मां। दूसरा प्रश्न आता है अंतिम पूंजी कौन है? इसमें अंतिम पूंजी जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी। कौन है अंतिम पूंजी? मां। बेटी, बेटा दान दिया था, बेटी। मां की अंतिम पूंजी यहां किसको माना गया है? बेटी को। लड़की अभी सयानी नहीं थी। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वह लड़की अंतिम पूंजी हो, यानी बेटी जो है वो अंतिम पूंजी। मां को अपनी बेटी कैसी लग रही थी? मां को अपनी बेटी कैसी लग रही थी? मां को अपनी बेटी ऐसी लग रही थी जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी जैसी लग रही थी। ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न।
अब देखिए काव्यांश में दुख बांचने का आशय क्या है, दुख बांचने से कवि का आशय क्या है, ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न के रूप में आपके सामने आ सकता है। क्या आ सकता है कि दुख बांचने से कवि का क्या आशय है, कि दुख बांचने यानी दुख को पढ़ना, कवि का आशय क्या है, यानी आने वाले दुख को पहचान लेना। बांचना माने पढ़ना। लाक्षणिक अर्थ होते हैं कविता में। कविता का अर्थ अलग होगा, भाव अलग होगा, का भावार्थ अलग होगा, या भावना है। दुख बांचने से कवि का आशय है कि कन्या को वैवाहिक जीवन में आने वाले दुखों का कोई ज्ञान नहीं है, अर्थात विवाह के बाद कौन सी कठिनाइयां आती हैं उसकी जानकारी कन्या को नहीं है। तो दुख बांचने से कवि का क्या आशय है, दुख बांचने से कवि का क्या आशय है कि कन्या को वैवाहिक जीवन में आने वाले दुखों का कोई ज्ञान नहीं है, अर्थात वे विवाह के बाद होने वाली कठिनाइयों से परिचित नहीं है। काव्यांश की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए, इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। काव्यांश की भाषा सरल है, खड़ी बोली है, सहज है, व्यावहारिक रूप से इसका प्रयोग किया गया है, ये भाषा की विशेषता है। कविता छंद मुक्त है, पारंपरिक छंद की परिधि में नहीं है। इस तरह से ये काव्यांश आपके उसके लिए आ सकता है। दूसरा काव्यांश इसमें क्या है, मां ने कहा पानी में झांक कर, मां ने कहा पानी में झांक कर, अपने चेहरे पर मत रीझना, अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। मां ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, मत देना। ये भी क्या है, पृष्ठ 50। पृष्ठ 50। वस्त्र और आभूषण, पहला प्रश्न क्या हो सकता है, वस्त्र और आभूषण। प्रश्न 1, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, शाब्दिक भ्रमों की तरह है। शाब्दिक भ्रमों की तरह क्या, बंधन है, बंधन है। बंधन है स्त्री जीवन के। में अलंकार है,
क उपमा, ख रूपक, ग उत्प्रेक्षा, घ मानवीकरण। वस्त्र और आभूषण है शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन में। उपमा अलंकार की छटाएं यहाँ वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन। इस प्रकार शाब्दिक भ्रमों, वस्त्र और आभूषण को शाब्दिक भ्रमों, भेद रहित आरोप नहीं है इसमें, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा नहीं है, संभावना व्यक्त नहीं की गई है यहाँ, मनुष्य मानवीकरण नहीं किया गया है, भेद रहित आरोपित नहीं है, भ्रमों की तरह है। वह शाब्दिक भ्रम नहीं है, शाब्दिक भ्रमों की तरह है। तरह होने के कारण प्रश्न 2, आग किस लिए होती है? आग किस लिए होती है? दूसरे को रुलाने के लिए। आग किस लिए होती है? दूसरे को जलाने के लिए या जलाने के लिए। किस लिए होती है? विकल्प देखिए, क रोटियां सेकने के लिए, रोटियां सेकने के लिए। ख खाना बनाने के लिए। क्यों? आग दूसरे को धांस देने के लिए भी तो होती है कि धांस दो, साला खांस खांस के व्यक्ति परेशान हो जाए, तो आग धांस देने के लिए भी तो होती है। तापने के लिए। घ जलाने के लिए। कई काम है आपके, परंतु हमें यहाँ कविता के आधार पर देना है। कविता में साफ लिखा हुआ है रोटियां सेकने के लिए है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो यहाँ क्या उत्तर आएगा? रोटियां सेकने के लिए। तीसरा प्रश्न, स्त्री जीवन के बंधन क्या है? जीवन के बंधन क्या है? क वस्त्र, ख आभूषण, ग शाब्दिक भ्रम, घ वस्त्र और आभूषण। स्त्री जीवन के बंधन क्या है? वस्त्र सही है, आभूषण भी सही है, शाब्दिक भ्रम गलत। परंतु सटीक उत्तर कौन सा होगा? जहां दोनों आए हुए वस्त्र और आभूषण। क्योंकि कविता में साफ कहा गया है वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं। शाब्दिक भ्रम, तो उत्तर क्या रहा? वस्त्र और आभूषण। इस प्रकार आपने देखे ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपने काव्यांश संबंधी किए। इसके बाद में आता है आपके भावबोध संबंधी, अर्थ ग्रहण संबंधी।
महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। मां ने अपनी बेटी को चेहरे पर रीझने के लिए क्यों मना किया है? मां ने अपनी बेटी से क्यों मना किया? मां ने अपनी बेटी को, मां ने अपनी बेटी को अपने चेहरे पर रीझने के लिए क्यों मना किया है? ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। मां ने अपनी बेटी को अपने चेहरे पर रीझने के लिए, देखिए जब लघु तो ये जरूर लिखेंगे प्रश्न में, उत्तर में पूरा उत्तर लिखेंगे। यहां से शुरू करेंगे, मां ने अपनी बेटी को चेहरे पर रीझने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि प्राय वधुएं अपनी सुंदरता पर रीझ कर हर बंधन को निभा देती है। ससुराल वाले जब बहू की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं तो बहू फूली नहीं समाती, ससुराल वालों की बातों में आकर उनके द्वारा दिए हुए कष्टों को झेल लेती है, इसलिए अपने चेहरे पर रीझने के लिए मना किया। दूसरा प्रश्न, वस्त्र और आभूषण को बंधन क्यों कहा गया है? वस्त्र और आभूषणों को बंधन क्यों कहा गया है? उत्तर होता है, वस्त्र और आभूषणों को बंधन इसलिए कहा गया है क्योंकि वधुएं सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पाकर फूली नहीं समाती। ये स्त्रियों की विशेषता है। वस्त्र और आभूषण के बदले में वो अपना सारा जीवन समर्पित कर देती है। थोड़े से कपड़े और गहनों के बदले अपना अस्तित्व उस शोषण की आग में होम कर। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, एक प्रश्न और आता है गा। नेक्स्ट, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, इसके द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? नारी सुलभ कोमलता तथा मधुर व्यवहार, मन से सरल होना, स्वभाव से कोमल होना। जी, नारी सुलभ, नारी कोमल होती है, मधुर होती है, मन से सरल होती है, स्वभाव होती है। उसने क्या कहा? लड़की होना पर लड़की जैसी। ये होना, कोमल रहना, मधुर व्यवहार, कुशल रहना, सरल रहना, परंतु अपने भोलेपन का लाभ किसी को मत उठाने देना, अपनी सरलता का लाभ किसी को मत उठाना, अपना भोलापन और सरलता किसी के सामने प्रकट मत करना। आपके संबंध में अधिकांश देखा गया है आग लगा करके लड़कियां आत्महत्या करने का मना किया है। कवि ने रोका है कि आग सिर्फ रोटी बनाने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देंगे। अनेक प्रकार की जीवन में समस्याएं आएंगी, ये आपकी कविता से संबंधित। अनेक प्रकार की जीवन में समस्याएं आएंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हताश होकर के आप आत्महत्या कर लें। जीवन का सामना करें, जीवन का संघर्ष करें। तो आग सिर्फ रोटियां बनाने के लिए है, अपने आप को जला करके अपना जीवन समाप्त कर देने के लिए नहीं है। तो ये कन्यादान पाठ का रिवीजन के सामने, और उससे पहले उत्साह और अपनी रही का रिवीजन आपके, बस आप दोनों पाठों को पढ़ें, तैयारी करें और प्रश्नोत्तरों को इसी प्रकार समझने, करने और अपनी पाठ्य पुस्तकों में से प्रश्नों का निर्माण करने का अभ्यास करें। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।